Hello guys, welcome to my YouTube channel Ritik Classes. Welcome back for my channel to new video. आज हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको फिजिक्स की कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स बताऊंगा और बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूलाज बताऊंगा पहले, ठीक है। उसके बाद हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक और लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो है जिन पर हमारा पूरा फिजिक्स टिका हुआ है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज क्लियर है। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7 and fundamental units are 7 because fundamental quantities are 7 and then fundamental units are 7। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास एंड देयर यूनिट, मैं यहां पे लिख देता हूं क्वांटिटी एंड यूनिट। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज मास एंड देयर यूनिट इज किलोग्राम। सेकेंड टाइम and unit is second. Third length and unit is meter. Fourth electric current and unit is ampere. Fifth temperature and unit is Kelvin. Sixth is luminous intensity. Luminous intensity and unit is candela. And last 7th is amount of substance. Amount of substance and unit is mole. It is clear. We have 7 fundamental quantities. First is mass, second is time, third is length, fourth is electric current, fifth is temperature, sixth luminous intensity and seventh is amount of substance. In 12th class we only used 1 2 3 4 and sometime we use temperature. ठीक, क्लियर है। हम 12th क्लास में ये वाली मास, टाइम, लेंथ और इलेक्ट्रिक करंट ज्यादातर जगह पे यही यूज होंगी और कुछ जगह पर टेम्परेचर भी यूज होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मास को डिनोट एम से करेंगे और यूनिट को किलोग्राम से डिनोट करेंगे, ठीक है। टाइम टी होता है और यूनिट को सेकंड में डिनोट करते हैं। मीटर को एम से डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए एम पी से डिनोट करते हैं, केल्विन को के से, कैंडिला को सी डी से डिनोट करते हैं और मोल मोल ही लिखा जाता है, ठीक है। किलोग्राम मैंने आपको किलोग्राम ही लिखा है। ये मैंने आपको इसलिए लिखे हैं बिकॉज वी यूज्ड दीज यूनिट्स इन सेकंड, मीटर, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल, बिकॉज टाइम इज ओनली नॉट इन सेकंड, टाइम इज एक्चुअली इन मिनट, आवर, डे, ईयर, मंथ, वीक, बट वी डोंट यूज ओनली इन सेकंड। As is it length in kilometer and centimeter, decimeter, millimeter, but we use only in meter. Clear? चलिए फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती हैं? 7। मास, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट्स किलोग्राम, सेकेंड, मीटर, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला एंड मोल। क्लियर है। एंड 2 अदर क्वांटिटीज हैव Number 1 plane angle. Number 1 plane angle and number 2 is solid angle. Number 1 plane angle and number 2 is solid angle. The unit of plane angle is
radian and the unit of solid angle is steradian. Steradian. This solid angle is used in 12th class second chapter in Gauss theorem. इस सॉलिड एंगल को हम यूज करेंगे हमारे फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में. किस में यूज करेंगे? गॉस थ्योरम में यूज करेंगे. क्लियर है? ठीक है. आपको क्वांटिटीज पता चल गई, आपको इन क्वांटिटीज की यूनिट्स पता चल गई. अब मैं इन क्वांटिटीज की आपको यहीं पे डायमेंशंस और लिख के दिखा देता हूँ. इन क्वांटिटीज की डायमेंशंस, बिकॉज हमें बहुत सारी डायमेंशंस फिजिक्स में यूज करनी है, बहुत सारे डायमेंशन में फॉर्मूला बनाने हैं. ठीक है. देखिए, मास की डायमेंशन होती है m. मास की डायमेंशन क्या होती है? m. टाइम की डायमेंशन होती है t. लेंथ की डायमेंशन होती है l. इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है a. टेम्परेचर की डायमेंशन होती है थीटा. हमें ज्यादातर जगह पे यही यूज करनी है, m t l a. एक्चुअली बहुत सारी जगह पर सिर्फ यही यूज होंगी, मास, टाइम, लेंथ और इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है. कर लिया आपने? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, अब मैं आपको कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला बनाकर दिखाऊंगा, जिन डायमेंशनल फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे अपने डायमेंशंस बनाने के लिए. ठीक है. फिर हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर चलेंगे. ठीक है. फर्स्ट डायमेंशन जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इज एरिया. फर्स्ट इज एरिया. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ किसमें मेजर करी जाएगी? मीटर में मेजर करी जाएगी. ब्रेथ किसमें मेजर करी जाएगी? मीटर में मेजर करी जाएगी. तो यूनिट क्या होगी एरिया की? यूनिट ऑफ एरिया. एरिया को ए से डिनोट करेंगे. यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर. एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ एरिया. डायमेंशन मीटर. मीटर को किसमें नापते हैं? लेंथ को नापते हैं मीटर में, और लेंथ की डायमेंशन एल. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एल स्क्वायर. क्लियर. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया इसका? एल स्क्वायर. ठीक है. सेकंड लेते हैं वॉल्यूम. मैं सिर्फ आपको वो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन बना के दिखाऊंगा. ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा बनेंगी किससे? फंडामेंटल क्वांटिटीज से. हमारी पूरी फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी किससे बन के आएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनकर आएंगी. अब ऐसे ही वॉल्यूम लेते हैं. वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ब्रेथ हाइट. लेंथ को भी मीटर में मेजर करेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में मेजर करेंगे, और हाइट को भी मीटर में मेजर करेंगे. तो इसका डायमेंशन, इसकी यूनिट क्या हो गई? यूनिट ऑफ वॉल्यूम. वॉल्यूम को भी से डिनोट करते हैं. यूनिट क्या हो गई इसकी? मीटर क्यूब. यहां पर डायमेंशन एल स्क्वायर थी, यूनिट हमारी क्या थी? मीटर स्क्वायर थी. यहां पर हमारी यूनिट हो गई मीटर क्यूब, और डायमेंशन क्या हो जाएगी वॉल्यूम की? डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू एल क्यूब. क्लियर है? डायमेंशन क्या हो गई हमारी? एल क्यूब हो गई. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, हमने फर्स्ट एरिया बता दिया, सेकंड वॉल्यूम बता दिया. अब थर्ड बताएंगे हम आपको वेलोसिटी. थर्ड इज वेलोसिटी. वेलोसिटी में आप स्पीड भी ले सकते हैं. वेलोसिटी में आप क्या ले सकते हैं? स्पीड. स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट भी सेम होगी और डायमेंशन भी सेम होगी. क्लियर. यूनिट भी सेम होगी और डायमेंशन भी. बस वेलोसिटी और स्पीड में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा. इसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम.
वेलोसिटी का फॉर्मूला इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करा जाएगा? मीटर में मेजर करा जाएगा। टाइम किस में मेजर करा जाएगा? सेकंड में मेजर करा जाएगा। तो यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गई? यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल वी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल वी से। यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। नाउ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। मीटर, मीटर को किसमें मेजर करेंगे? लेंथ में। सेकंड को किसमें मेजर करेंगे? टाइम। ठीक। अब एल टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -1 बिकॉज टी हैव 1 पावर एंड वी कन्वर्ट इनटू इन माइनस एट न्यूमिनेटर। Those values have denominator, then it goes to numerator have minus power। जो भी वैल्यूज अपोन में होती हैं, डिनोमिनेटर में होती हैं, जब हम उन्हें ऊपर करते हैं तो उतनी ही पावर क्या हो जाती है? माइनस जितनी पावर उनके पास होती है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एरिया और द वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करा तो लेंथ और ब्रेथ हमें सेम मिल रहे थे, इसलिए उनकी यूनिट भी मीटर स्क्वायर बनी और डायमेंशन भी एल स्क्वायर बनी। बट वेलोसिटी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट और टाइम में आ गई। किस में आ गई? तो यहाँ पर दो क्वांटिटी यूज हुई नहीं हुई भाई? यहाँ पर लेंथ ब्रेथ एक यूज हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट है तो सभी में लेंथ, एक एक फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हो रही थी। यहाँ पर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई? 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई। अब आप कहें स्पीड, भाई स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई डिस्टेंस को भी मेजर मीटर में करेंगे, टाइम को सेकंड में करेंगे, तो डायमेंशन भी क्या होगी? LT-1 होगी। बट इन दोनों क्वांटिटीज में सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। You all read it this topic in 11th क्लास। आप सबने ये टॉपिक 11th क्लास में पढ़ा होगा, वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। फिर भी मैं आपको एक बार रिकन्फर्म करा देता हूँ। वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिन्हें मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती। दोज क्वांटिटीज हुज मेजर्ड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, note is direction, these quantities are called scalar quantities, but vector quantities are those quantities which measure by magnitude and also on direction। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो तो वो होंगी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड हो, डायरेक्शन की नीड ना हो, तब वो कौन सी क्वांटिटीज होंगी? स्केलर क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और थर्ड जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वो थर्ड डायमेंशनल फॉर्मूला हम यूज करेंगे फोर्स। क्या यूज करेंगे? फोर्स। और फोर्स से पहले ये फिफ्थ था ना, वैसे सिक्स्थ लिख देंगे। फिफ्थ में हम यूज करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को डिनोट करा जाता है ए से, स्मॉल ए से। किससे डिनोट करा जाता है? स्मॉल ए से। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन, वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको वेलोसिटी की यूनिट भी बताई एंड डायमेंशन भी बताई। टाइम की डायमेंशन यूनिट आपको पता है। अगर हमें यूनिट निकालनी है किसकी? एक्सेलरेशन की, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम किसमें मेजर करेंगे? सेकंड में। सेकंड नीचे आके कितना हो जाएगा? 2 पावर। तो यूनिट क्या आ गई एक्सेलरेशन की? यूनिट आ गई हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी आ गई एक्सेलरेशन की यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लेते हैं एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर, लेंथ हो गया एल और सेकंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। अभी मैंने बताया
जो भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है, जब उन्हें न्यूमिनेटर में ले जाते हैं तो उनकी पावर पे उतने ही क्या लग जाएंगे, माइनस। अगर प्लस होगी तो माइनस लग जाएंगे, माइनस होगी तो प्लस लग जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं फोर्स पर। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। इट इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। इट इज सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। आपने 11th क्लास में न्यूटन लॉ पढ़े होंगे। फर्स्ट लॉ क्या है? एनी ऑब्जेक्ट मूव इन एनी डायरेक्शन, इट इज मूव व्हेन देन ए फोर्स टू स्टॉप देम। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, वो तभी तक मूव करेगा जब तक उस पर कोई फोर्स उसे रोक नहीं लेगा। या कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब तक वो हटेगा नहीं। ये पे मार्कर ऐसे रखा है, अब मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसे उठा लिया तो ये तभी तो उठा। अगर ये कहीं पे रखा है तो तभी तक रखा रहेगा जब तक फोर्स नहीं लगेगा। ये फर्स्ट लॉ था। सेकंड लॉ क्या था? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैंने इस मार्कर पे इतना फोर्स लगाया इसे उठाने के लिए, तो कितना फोर्स लगाऊंगा? जितना इसका मास होगा, जितना इसका मास होगा, और जैसे मैंने इसे एक्सेलरेट कर दिया उतना ही तो फोर्स लगेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स को डिनोट एफ से करते हैं। मास का फॉर्मूला, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट अभी बताई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या यूनिट हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट फोर्स को इन्वेंशन किसने किया? इन्वेंट किसने किया? न्यूटन ने। तो इसकी एक नई यूनिट भी होती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। चलिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ फोर्स, किलोग्राम सबसे पहले लेंगे। किलोग्राम, किलोग्राम की डायमेंशन m, मीटर, मीटर की डायमेंशन l, पर सेकंड स्क्वायर यानी t स्क्वायर। अब अभी बताया है t ऊपर जाके क्या पावर कर लेगा? माइनस। क्या हो गया? mlt माइनस 2। क्या हो गया? mlt माइनस 2। तो डायमेंशन क्या हो गई इसकी? mlt माइनस 2 हो गई। चलिए एक डायमेंशन और यूज होगी हमारे हर चैप्टर में, वो है हमारी वर्क। क्या यूज होगी? वर्क। जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो सबसे ज्यादा हम वर्क यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है? वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई आपने कितना वर्क किया यह कैसे पता चलेगा? आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में वर्क नहीं है। वर्क कब होगा? जब हम किसी भी सामान को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करेंगे। भाई एक आपने 10 किलो की कोई चीज उठाई तो आपने उस पर कितना फोर्स लगाया? 10 kg न्यूटन, 10 किलोग्राम। अब एक्सेलरेट कैसे किया? तो वो किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तभी तो वर्क निकलेगा। आपने कितना वर्क किया, कितनी डिस्टेंस पे लेके गए। भाई डिस्प्लेसमेंट है, मार्कर यहाँ रखा, उठाया यहाँ से यहाँ रख दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? तभी तो फोर्स निकालेंगे। तो अगर हम यूनिट निकालें, यूनिट ऑफ वर्क, वर्क को डिनोट किससे करेंगे? W से। अभी आपको बताया फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो क्या हो गई? न्यूटन मीटर। यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। या फिर अगर इससे लें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी इसकी एक यूनिट होती है। और थर्ड में क्या होगा? थर्ड जो इसकी यूनिट यूज करी गई है, वर्क की यूनिट यूज करी गई है जूल। वर्क की यूनिट क्या यूज करी गई है फिजिक्स में? जूल, जिसे डिनोट करते हैं जैसे। अब ऐसा नहीं है, 12th बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एक तो आपसे यूनिट पूछी जाती है और एक आपसे डायमेंशन पूछी जाती है। याद रखना, यूनिट में आपको, अब देखिए वर्क की ही कितनी यूनिट बना दी मैंने? 1 2 3, 3 यूनिट्स बना दी कि नहीं बना दी? अब एक 4th यूनिट और लिख देगा, वो न्यूटन पर मीटर। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 4 यूनिट हो गई। भाई मैं कहूँ ये ऑप्शन नंबर 1, ये कहूँ ऑप्शन नंबर 2, इट इज ऑप्शन नंबर 3 एंड इट इज ऑप्शन नंबर 4, और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। बताइए इनमें से वर्क की यूनिट कौन सी नहीं है? आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं है आपने पढ़ा वर्क की यूनिट बताओ और आपने क्लिक कर दिया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, आपने कहा जूल होती है, राइट मार दिया, आंसर हो गया। फिर क्या घर आके देखोगे क्या होगा? तो न्यूटन मीटर भी यूनिट होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी यूनिट होती है, जूल भी यूनिट होती है।
होती कौन से नहीं है, जो न्यूटन पर मीटर। और क्वेश्चन पढ़ा क्या लिखा हुआ था, इन व्हाट इज द यूनिट, पहले आपने पढ़ा हु इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क, इनमें से वर्क की कौन सी यूनिट नहीं है, और आपने देखा गलत हो गया नहीं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक फिजिकल क्वांटिटीज की एक से ज्यादा यूनिट भी होती हैं, ठीक है। चलिए ये यूनिट हो गई। अब आते हैं डायमेंशन पर। किस पर आते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ W कैसे करेंगे फाइंड, यूनिट से कर लेते हैं। कौन सी वाली से, इससे कर रहे हैं, इससे कर लें, इससे करें। न्यूटन की क्या हो गई, यानी फोर्स, और फोर्स की अभी हमने निकाली mLT-2, और मीटर की L। डायमेंशन को हमेशा किस ब्रैकेट में लिखना है, आपको बिग ब्रैकेट में लिखना है। तो डायमेंशन हो गई mL²T-2। सब समझ में आया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आज की क्लास में, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा चार्ज, पहले इलेक्ट्रिक चार्ज लिख दिया, हम पहले चार्ज बताएंगे चार्ज क्या होता है। देखिए जितने भी सबस्टेंस होते हैं हमारे, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखें, जैसे हम विंटर सीजन में ज्यादातर गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े पहनने के बाद अगर आप देखें कि हम जैसे जर्सी हमने पहनी, जर्सी को निकाला, या हमने कैप ओढ़ रखा है, कैप को अगर हम निकालें तो अगर हम उसको अपने बालों के पास लेके आए तो हमारे बाल उठने लगते हैं ऊपर को, आपने देखा होगा। या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को रब्ड करें, और रब्ड करने के बाद क्या करें, उसे लाइट और पार्टिकल्स के लाइट ऑब्जेक्ट्स के पास लेके जाएं, हल्के ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएं, तो वो उन्हें क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्शन की। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज होती है। क्या होती है ये प्रॉपर्टी, चार्ज होती है। When we rubbed a glass rod with silk cloth, then it attract some pieces of paper. Some pieces of paper. This property of attraction is called charge. ये प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज होती है। हर एक सबस्टेंस के पास होती है। आप किसी भी सबस्टेंस को रब्ड करें, रब्ड करने के बाद क्या था, कोई अगर आप अपने हेयर्स को ही करेंगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा। सबसे ज्यादा किसके पास, ग्लास रोड के पास। अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड करते हैं तो वो क्या करता है, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके लिए इन्वेंशन भी हो, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए। एक काइट एक्सपेरिमेंट था इसके लिए, ठीक है। मिलिकन्स ने एक एक्सपेरिमेंट करा था। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट होती है। हमारे घर में सारे एप्लियंसेस इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इन बैटरा है, बैटरी को हमने चार्ज कर लिया, हम कहते हैं बैटरा क्या हो गया, चार्ज हो गया। बट हमने किया क्या है, बैटरी को चार्ज करने में हमने जो चार्ज था, जो इलेक्ट्रिक चार्ज था, उसे स्टोर कर लिया। बैटरी में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया है। भाई चार्ज है, चार्ज मूवमेंट होगा। आपने हाई स्कूल में पढ़ा है 10th क्लास में, I=Q/T। आप चार्ज के बारे में पढ़ चुके होंगे। I=Q/T। Q क्या है, यहाँ पे चार्ज है, T क्या है, यहाँ पर टाइम है। चार्ज, जब चार्ज क्या होता है, मूव करता है टाइम के अकॉर्डिंग। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो करता है तभी कौन आता है, करंट आता है। तभी कौन आता है, करंट आता है। अब ये करंट जो होती है इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की, 2 टाइप्स की। नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर 2 इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्टैटिक कौन सी होगी, जिसमें चार्ज स्टेट पोजीशन में होगा, रुकी हुई अवस्था में होगा तब। फ्रिक्शनल कौन सी होगी, जो रबिंग से आएगी। कौन सी होगी,
जो रबिंग से आएगी। क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। अभी मैंने बताया अगर हम क्या करें, गिलास रोड को किससे रब्ड करें, सिल्क क्लॉथ से। गिलास रोड को किससे रब्ड करेंगे, सिल्क क्लॉथ से रब्ड करेंगे या वूल से रब्ड करेंगे, तब क्या होगा, ये चार्ज अट्रैक्ट, यानी इस पे प्रॉपर्टी आ जाएगी चार्ज की। और दूसरी एक रोड ली गई थी एबोनाइट रोड, एबोनाइट रोड को रब्ड करते हैं किससे, कैट्स स्किन से। किससे रब्ड करते हैं, कैट्स स्किन से, तब इस पे भी प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, वो भी अट्रैक्ट करने लगती है। बट एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया गया, दो गिलास रोडों को जब एक साथ, कितने गिलास रोड, 2 गिलास रोड्स को हमने रब्ड किया और उन दोनों को एक दूसरे के पास लाए, तो उन्होंने 2 गिलास रोड्स, जब इन 2 गिलास रोड्स को रब्ड किया और एक पास लाया तो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपल कर दिया, एक दूसरे को दूर फेंक दिया, रिपल ईच अदर। सेम कंडीशन 2 एबोनाइट रोड को नियर लाए, तब भी सेम कंडीशन, रिपल ईच अदर। बट इन थर्ड कंडीशन 1 glass rod and 1 ebonite rod, then they get attract each other, then they get attract each other। तो चार्ज कितने काइंड का हो गया, 2 काइंड का। सेम कंडीशन में तो चार्ज क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। सेम कंडीशन में चार्ज को जब एक साथ लेके आ रहे हैं तब क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। अपोजिट कंडीशन में जब चार्ज को ला रहे हैं तो क्या कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है। भाई एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊं, एक जो आपके फिजिक्स में मैग्नेटिक, जब आप पढ़ेंगे मैग्नेट चैप्टर आएगा। मैग्नेट एक ऐसी चीज है जिसे हम अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर चुके हैं। आप क्या फेयर्स में गए होंगे, जब मेले में गए होंगे तो आप 2 मैग्नेट लेके आए होंगे, ठीक है। अब उन मैग्नेट्स में क्या होता है, जब आप उन मैग्नेट्स में एक तरफ से मिलाते हैं तो वो मिल जाते हैं, एक तरफ से मिलाते हैं तो मिल जाते हैं, बट दूसरी तरफ से मिलाते तो दूर भागते हैं, ऐसे हुआ होगा। तो क्या है, जब आप उनके सेम साइड को मिला रहे हैं, जब आप उनकी सेम साइड को मिला रहे हैं तो रिपल्सन कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। जब अपोजिट साइड को मिला रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप से कितने टाइप का, ऐसे ही सेम है चार्ज में। जब आप सेम चार्ज को एक दूसरे के पास ला रहे हैं तब क्या कर रहा है, वो रिपल्सन। जब अपोजिट चार्ज को ला रहे हैं तब क्या कर रहा है, अट्रैक्शन। तो चार्ज कितने काइंड्स का हो गया, 2 काइंड्स का। कितने काइंड्स का हो गया, काइंड्स ऑफ चार्ज 2 काइंड्स का हो गया। कितने काइंड्स का चार्ज हो गया, 2 काइंड्स का। अब ये बताइए, चार्ज को जब आप एक दूसरे के पास लाए तो उन्होंने रिपल्सन करा, यानी कि उनके बिटवीन में फोर्स वर्क किया। जब आप इन दोनों को पास में लाए एबोनाइट ग्लास रोड को, तब उन्होंने क्या करा, अट्रैक्शन किया। तो उनके बिटवीन में अट्रैक्शन का फोर्स लगा। तो हुआ क्या, चार्ज और चार्ज के बिटवीन में किसने वर्क किया, फोर्स ने वर्क किया। किसने वर्क किया, फोर्स ने। और कितने टाइप के, 2 टाइप के, अट्रैक्शन का फोर्स और रिपल्सन फोर्स। अब ये आया किसकी वजह से है, चार्ज की वजह से आया है ना। किसकी वजह से आया, चार्ज की वजह से। भाई ये दोनों है, मिला रहा हूं देखो, तो ना अट्रैक्शन कर रहा है ना रिपल्सन कर रहा है, बिकॉज दे डोंट हैव चार्ज। इफ दे हैव चार्ज देन इट रिपल एंड अट्रैक्ट। सेम काइंड चार्ज रिपल and opposite kind charge attract. So because of charge, the force introduced between them, then it is electric charge. Clear? अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूं। The property whose introduce the electric force between 2 charged particles. The property of a substance, the property of a charged particle whose introduce the force between them is called electric charge. वो प्रॉपर्टी, वो गुण जो किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट के बिटवीन में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को इंट्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिक फोर्स को बढ़ावा देता है। इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से आता है, वही प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। क्या होती है वो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। दोबारा से बता देता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हुज इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज।
क्लियर है। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। किससे डिनोट करते हैं? Q से। अगर इस फॉर्मूले के बेस पे मैं आपको इसकी यूनिट बताऊं तो Q इक्वल टू आई टी हो गया यहाँ से, और Q इक्वल टू आई टी होने से आई एम्पियर और टाइम सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई? एम्पियर सेकेंड हो गई, और डायमेंशन क्या हो गई? 80 हो गई। बहुत जगह यूज करेंगे अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। चार्ज की यूनिट हो गई एम्पियर सेकेंड और डायमेंशन क्या हो गई? 80 हो गई। ठीक है, याद रखना ये यूनिट एम्पियर सेकेंड, डायमेंशन याद रखना, बहुत जगह यूज करेंगे। अब एम्पियर सेकेंड यूनिट है, बट इसकी जो मेन यूनिट है वो कूलाम्ब है। क्या है? कूलाम्ब है। बिकॉज कूलाम्ब ने ही जो अभी हमने कहा फोर्स, इस फोर्स को बताया था कि बिटवीन टू चार्ज ये फोर्स कितना होता है। इस फोर्स का इन्वेंशन किया था किसने? कूलाम्ब ने। तो चार्ज की यूनिट क्या रख दी गई? कूलाम्ब रख दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि चार्ज कितने काइंड्स का? 2 काइंड्स का। अब 2 काइंड्स का चार्ज है तो वो कौन कौन सा है? वो 2 काइंड्स का चार्ज कौन कौन सा है? तुम हॉटस्पॉट कनेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया चार्जेस कितने काइंड्स के होते हैं? 2 काइंड्स के। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने 1952 में, कब किया था? 1952 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट, जिसे काइट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नेम से जाना जाता है? काइट एक्सपेरिमेंट के नेम से। ठीक है, उन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट नेम से एक एक्सपेरिमेंट किया था। चार्ज, एक चार्ज होता है निगेटिव चार्ज, कर दे भाई, 11 रुपए दे दूंगी। एक चार्ज होता है सेकंड पॉजिटिव चार्ज। 1 GB नेट के 11 रुपए दे देंगे। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। जो निगेटिव चार्ज होता है वो आता है एबोनाइट रोड पर। अभी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया था। निगेटिव चार्ज किस पे आता है? एबोनाइट रोड पर, जिसे हम कैट्स स्किन से करते हैं। जिसे हम किससे रब्ड करते हैं? कैट्स स्किन से रब्ड करते हैं। पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है? ग्लास रोड पर आता है। पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है? ग्लास रोड पर आता है, जिसे हम किससे रब्ड करते हैं? वूल या सिल्क क्लॉथ से रब्ड करते हैं। ठीक है, 2 टाइप का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्सपेरिमेंट जो सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, वो इन्होंने एक काइट ली थी इन्होंने, सिल्क काइट। सिल्क के क्लॉथ की काइट को लिया। किस क्लॉथ की काइट को लिया? सिल्क के क्लॉथ की काइट को लिया। ये काइट थी सिल्क क्लॉथ की। इसमें इन्होंने एक मेटल वायर ऐड किया। भाई हम धागा लगाते हैं पतंग उड़ाते हुए, तो वो वायर था मेटल वायर, धातु का तार, मेटल वायर था। अब ये इस काइट को लेके चले गए थंडर स्ट्रॉम, तूफान में, बारिश में। थंडर स्ट्रॉम में इस काइट को लेके गए और ये इस काइट को उन्होंने आसमान में उड़ा दिया। तब जब आसमान में क्या हो रही थी? लाइटनिंग हो रही थी। तो इन्होंने ये प्रूफ करने के लिए कि लाइटनिंग जो है, जो बिजली चमकती है, वो लाइटनिंग के किसकी फॉर्म है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म है। ये प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा ये जो मेटल वायर था, जब लाइटनिंग हुई स्काई में, तब ये मेटल वायर कहाँ उठा? ऊपर की तरफ गया। मेटल वायर किधर गया? और उन्हें जब उन्होंने इस की को स्विच किया, तब उन्हें क्या लगा? एक शॉक लगा, एक करंट लगा, बट वो सर्वाइव, बच गए उस करंट में। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट था? उन्होंने एक सिल्क क्लॉथ की काइट बनाई, उस काइट में मेटल का वायर ऐड किया और उसको कहाँ लेकर गए? वो थंडर स्ट्रॉम में लेकर गए। वहां पर उनका मेन उद्देश्य, मेन एम था कि लाइटनिंग जो है वो किसकी फॉर्म होती है? इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म होती है। ठीक है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले काइट एक्सपेरिमेंट किसके लिए था? लाइटनिंग को प्रूफ करने के लिए। लाइटनिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब मैं आपको चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। जैसे
अभी आपको फर्स्ट मैंने बताया, अगर सेम चार्ज लेंगे आप, निगेटिव निगेटिव लेंगे या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव निगेटिव लेंगे या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, तब क्या होगा? रिपल्सन होगा। तब क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर आपने एक निगेटिव चार्ज लिया और आपने एक लिया पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज एंड एक पॉजिटिव चार्ज, तब क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। ठीक, चलिए अब निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या होता है इसके बारे में एक बार आपको समझा देता हूं, जिससे आपको कुछ याद रहे। आपने केमिस्ट्री में न्यूक्लियस पढ़ा होगा। न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और बाहर क्या होते हैं? ये ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स में कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अब आप एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाइंड क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव negative charge. Electron have negative charge. Proton have positive charge. प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब निगेटिव और पॉजिटिव जब एक जगह है तो अट्रैक्ट करेगा। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, चलिए तो निगेटिव चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको बताता हूँ एक मोस्ट क्वेश्चन जो आज तक के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, 1 नंबर में पूछा गया है। लिख लेना, याद कर लेना। सबसे छोटी यूनिट चार्ज की, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है चार्ज की? मैं कह रही हूँ फर्स्ट यूनिट बताया नहीं था। चलिए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? आपको पता होना चाहिए। ये बहुत जगह यूज होगा, पूरे फिजिक्स में यूज होगा। जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब तक आपको एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called elementary charge. The smallest value of electric charge is called elementary charge. चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू, इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? एलिमेंट्री चार्ज। डिनोट करते हैं किससे? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है? It is equal to the charge of a electron. ये जो एलिमेंट्री चार्ज होता है वो इक्वल होता है किसके? एलिमेंट्री चार्ज होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अगर आपको नहीं लगता है तो आप पिछले 10 साल के एग्जाम पेपर उठा के देख लेना, आपको 10 में से 9 एग्जाम पेपर में ये एक ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव हर साल आने वाला। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होती है। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? एलिमेंट्री चार्ज होती है। और ये किसके इक्वल होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। डिनोट किससे करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा था चार्ज की प्रॉपर्टीज। चार्ज की प्रॉपर्टीज, तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आज मैं चार्ज का टॉपिक खत्म कर दूंगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्लास में आपको कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अच्छा, चार्ज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव चार्ज क्या होता है? एडिटिव होता है। एडिटिव मीन्स समझ रहे हैं आप? एडिटिव मीन्स है, जैसे मैंने एक ये बॉडी ली, ये क्या बॉडी है? स्क्वायर है या रेक्टेंगल के हैं, A B C D। इस बॉडी पर 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है,
मैंने इस बॉडी पर रख दिया +3 कूलाम चार्ज, +3 कूलाम चार्ज। इस बॉडी पर रख दिया मैंने +5, इस पॉइंट पर +5 रख दिया, इस पर रख दिया -3 कूलाम और इस पर रख दिया +2 कूलाम। अब मैं इस पे अगर चार्ज फाइंड करूं, क्या फाइंड करूं? चार्ज। तो जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी का वो होता है सिग्मा क्यू। क्या होगा? सिग्मा या समेशन क्यू। समेशन मीन्स क्या होता है? समेशन मीन्स होता है, समेशन क्यू मीन्स है यहाँ पर Q1 + Q2 + Q3 + Q4। जितने भी चार्ज है सब क्या होंगे? ऐड होंगे। तो ऐड कर लें। चलिए Q1 कितना? Q1 अगर हम इसे लिखें 2 हो गया, ये Q1 है हमारा, ऐसे कहें, ये हमारा Q2 है, ये Q3 और ये Q4। तो Q1 कितना? 2 + 3 + 5 और -3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया? 7 कूलम। तो चार्ज क्या है? एडिटिव है। किसी भी बॉडी पर जितना भी चार्ज होगा अलग अलग पॉइंट पर रखा हो तो वो सब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज एडिटिव। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी इज द मोस्ट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर्स में पूछी जाती है। जो हमारे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो 7 सेट होते हैं। कितने सेट होते हैं? 7 सेट होते हैं। कम से कम 2 सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है सेकंड प्रॉपर्टी का। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। सेकंड नेम क्या होता है इसका? एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मीन क्या है? इसका मीन्स आप समझे। देखिए कोई भी बॉडी हो हमारी, कैसी भी बॉडी हो, कोई मेटल है जैसे आयरन, टिन और एल्युमिनियम, कोई भी मेटल है, हर एक मेटल पे या हर एक चार्ज पार्टिकल पे जो चार्ज होगा वो किस में होगा? कंप्लीट वैल्यू में होगा। किस में होगा? कंप्लीट वैल्यू में, या कहें इंटीग्रल वैल्यू में होगा। किस में होगा? इंटीग्रल वैल्यू में। कंप्लीट मल्टीपल होगा किसी भी वैल्यू का। ऐसे नहीं होगा जैसे हम कहें किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है? E मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। भाई कोई भी बॉडी होगी, समझे ना, ध्यान से समझना, कोई भी बॉडी होगी उसके पास क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स को कहा जाता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर कैसे हैं वो? बिकॉज दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देन द चार्ज इन मल्टीपल ऑफ ई। तो उसमें चार्ज किस में होगा? मल्टीपल ऑफ ई पे ही तो होगा। कोई भी मेटल है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 5, 1000, 10,000, ऐसी तो होंगे, इसी क्वांटिटी में तो होंगे। तो जो चार्ज होगा वो किसका मल्टीपल होगा? इसका। यानी कि Q इक्वल टू कितना हो गया? ±NE, वेयर N क्या है? 1, 2, 3। भाई या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो किसका मल्टीपल होगा? E का मल्टीपल होगा। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो किसका मल्टीपल होगा? E का। कभी भी चार्ज इस तरह से नहीं होगा। इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल वैल्यू। भाई आप ये बताओ, किसी भी बॉडी पर 1.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 1.5, 2.5, 3.5, किसी भी बॉडी पर नहीं हो सकते ना। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू में कभी भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज हमेशा किस में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। किस में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल में। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आपसे हर साल पूछा जाता है। इस फॉर्मूले से बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है। मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चार्ज जो होगा वो किस में होगा? E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू में कभी भी नहीं होगा। इसे कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड या एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। क्लियर है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E, नॉट इन द फ्रैक्शनल वैल्यू। कभी भी चार्ज फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होगा, हमेशा किस में होगा? इंटीग्रल वैल्यू में होगा, ठीक है। इसे ही कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड या एटोमिसिटी ऑफ चार्ज। चलिए एक प्रॉपर्टी और बताते हैं चार्ज की। थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो आपने पढ़ा होगा।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास। जब मास, ये आपने 11th में लॉज पढ़े होंगे। यानी कि कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, नाइदर कैन बी कंस्ट्रक्ट ऑफ एनर्जी नोर कैन बी डिस्ट्रक्ट ऑफ एनर्जी। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। ऐसी चार्ज क्या है, ना तो हम चार्ज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या यूज कर रहे हैं, फैन चला रहे हैं, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में कन्वर्ट कर लिया, विंड एनर्जी में, हवा में कन्वर्ट कर लिया। या फिर हम कहें हमने कोई एप्लियंस चला दिया, साउंड चला दिया, सॉन्ग चला दिया, तो क्या हुआ, वो चार्ज से, उस चार्ज से क्या चल गया, साउंड एनर्जी बन गई। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम किसी भी फॉर्म को, एनर्जी हो, मास हो या चार्ज हो, इन्हें सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। ना तो इन्हें हम बनाते हैं ना हम इन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्जर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, कूलॉम्स लॉ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।